हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के लेसन में क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, जिसे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के जितनी भी शब्दावली हैं, शब्दावली को समझते हैं। इसमें लिखा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ध्यान से देखिए, इसमें जो शब्द आएंगे उन शब्दों को पहले समझना है। बायोलॉजी का मतलब होता है शब्दों का नॉलेज। देखो ध्यान से, इसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इससे मैं पीछे से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे देखो, जनन का मतलब क्या होता है? एक शब्द है इसमें, जनन। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका क्या मतलब है? तो रिप्रोडक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया है। इट इज द प्रोसेस। जनन प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया करता है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन के होने के दो तरीके हैं, एक लैंगिक, एक अलैंगिक। प्रजनन के होने के दो तरीके। पहले समझ लेते हैं कि जन्म क्या होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी अपने जैसे संतति का मतलब जीव, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, जन्म कहलाता है। अब जो जनन होता है, यह जनन होता है दो तरीकों का। जनन कितने तरीकों का होता है? दो तरीकों से। जनन की जो प्रक्रिया है दो तरीकों से होती है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। एक होती है लैंगिक और एक होती है अलैंगिक। जनन की जो प्रक्रिया है वो कुल दो तरीकों से होती है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। अब लैंगिक जो होता है, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक, मतलब अनसेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जनन आवश्यक क्यों है। तो जनन आवश्यक होता है किसी एक जाति प्रजाति को बनाए रखने के लिए। किसी एक समुदाय, एक जाति, एक प्रजाति को बनाए रखने के लिए हमें प्रजनन की आवश्यकता होती है। जैसे नीम के पेड़ अगर जनन नहीं करते तो शायद एक ही नीम का पेड़ रहा होता और वो खत्म हो गया होता। तो जनन आवश्यक होता है, किसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसके बीच में फिर एक बात और आती है कि आखिर प्रजनन की प्रक्रिया आवश्यक क्यों होती है। तो इसमें एक बात होती है प्रजाति या समूह या जाति को बनाए रखने के लिए। दूसरी बात इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि जीवन काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है। तो जीवन काल क्या होता है? तो जीवन काल का मतलब समझ लीजिए टाइम पीरियड। तो जीवन काल, इसमें एक चीज रहेगी जीवन काल।
इसे आप याद रखेंगे जहरवा में। जहरवा का मतलब होता है कि मेन टॉपिक, मेन मुद्दा, मेन बात। तो इसमें एक बात समझेंगे जीवन काल क्या होता है। तो इसमें याद रखना है आपको, किसी भी जीवधारी जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, किसी भी जीवधारी के जन्म के बाद और मृत्यु के पहले की समस्त जो काल रहेंगे, जिसमें वो अपने जीवन लीला जितनी भी क्रियाकलाप करता है, उन सभी क्रियाकलाप को भी उसके जीवन काल के रूप में देखा जाता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में उसमें लिखा होता है कि इनका जन्म इतना और मृत्यु इतनी हुई है, ये बात आपको जानना। तो उनका वो जीवन काल था। तो जीवन काल का संबंध किससे है? तो जीवन काल का मतलब है किसी भी जीवधारी के जन्म के बाद और मृत्यु के पहले घटना को इनका कहते हैं, उसका जीवन काल कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें एक बात और आपको जाननी होगी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बाद जब बात करेंगे हम जनन की, और जो चैप्टर है, मेन चैप्टर जो हमारा, उस पर ध्यान रखना है। चैप्टर क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हम जनन को समझ रहे थे कि जनन क्या था, तो हमने बताया कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव या संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन करते हैं। फिर मैंने बताया कि जनन अगर प्रक्रिया है तो ये होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो लैंगिक या तो अलैंगिक। तो जो लैंगिक होता है, जो अलैंगिक होता है, वो क्या होता है? उसके बाद मैंने बताया कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जनन की आवश्यकता होती है सिर्फ और सिर्फ संतति और प्रजाति और समूहों को बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, जब लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे तो जीवन काल आपने जान लिया, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले घटना को हम जीवन काल कहेंगे। तो अब पूरा ध्यान अपना रखेंगे अपने सिलेबस पर। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? लैंगिक प्रजनन क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिनमें जीवधारी के अलग अलग दो लिंगों की आवश्यकता होगी। अब जो दो लिंग होंगे उसमें एक नर होगा और एक मादा होगा। मतलब जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिंगों की आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न लिंगों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब जो लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें आपने सीखा कि इसमें दो लिंगों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। दो लिंगों की आवश्यकता होगी, और जो दो लिंग होंगे, एक होगा नर और एक होगा मादा, यानी एक होगा मेल गैमेट तो एक होगा फीमेल गैमेट। एक होगा नर युग्म तो एक होगा मादा युग्म। ठीक, उसे कहेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब ध्यान सुनो कि लैंगिक प्रजनन जो होता है, लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जिनमें दो लिंगों की क्या हो? आवश्यकता हो, नर और मादा। वे प्रक्रिया जिसमें प्रजनन के लिए दो लिंगों की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन में दो लिंग होते हैं, नर और मादा। नर और मादा में इंग्लिश में कहता है मेल गैमेट, और एक को कहते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वेरी गुड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब इसके बाद जो लैंगिक प्रजनन में जो अंग होते हैं, नर और मादा, यह दो तरह के होते हैं। अब नर में जो लैंगिक अंग पाए जाएंगे वो कितने तरह के होंगे? दो तरह के। मादा में कितने तरह के होंगे? तो दो तरह के होंगे। जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, और एक होता है द्वितीयक लैंगिक अंग, इस तरह से इसमें भी होता है। इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक ये सीखा कि हमें हमारे जो फर्स्ट लेसन का नाम है, उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अभी हम किसको समझ रहे हैं? जनन को समझ रहे थे।
जनन में हमने क्या देखा, तो जनन में देखा कि जनन जो एक प्रकार की प्रक्रिया थी जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव को क्या करता था, उत्पन्न करता था। फिर मैंने बताया कि यदि प्रक्रिया है तो यह दो तरीकों से हो सकती है, जिसमें लिंगों की आवश्यकता, उसे लैंगिक, जिसमें आवश्यकता न उसे अलैंगिक। फिर मैंने बताया कि जो लैंगिक प्रजनन होता है, उस लैंगिक प्रजनन में जो लैंगिक प्रजनन होता है, उस लैंगिक प्रजनन में जो लैंगिक प्रजनन होता है, उस लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होगी, और जो दो अलग अलग लिंग होंगे उनके अलग अलग अंग भी होंगे। जैसे मैंने बताया कि नर जनन अंग मतलब मेल गैमेट। अब मेल गैमेट जो होगा, उस मेल गैमेट के दो अंग होंगे, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग होगा, और एक होगा द्वितीयक लैंगिक अंग। अब जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी किसे प्राइमरी लैंगिक अंग कहेंगे और किसे सेकेंडरी कहेंगे, तो ध्यान से इसको सुनिए, तब तक इसको erase कर देते हैं। ठीक है, तो erase कर लो इसको। हाँ, तो आगे देखिए, इसमें मैंने बताया कि जो लैंगिक जनन होती है, इसमें दो लिंगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और जो दो लिंग होंगे उसमें एक होता है नर और एक होती है मादा। फिर मैंने बताया कि जो नर युग्म होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, इनके दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, दो अंग। दो अंग में पहला होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, और एक होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, एक होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। अब जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, किसे कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, तो ध्यान सुनिए, जो जनन की प्रक्रिया में आवश्यक हो, जो जनन की प्रक्रिया में क्या हो, आवश्यक हो, ऐसे ऐसे अंग, ऐसे नर युग्म या नर युग्म के ऐसे अंग जो जनन की प्रक्रिया में क्या हो, आवश्यक हो, उन्हें कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। और जो प्राथमिक लैंगिक अंग के सहायक हो जनन की प्रक्रिया में, उसे कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। आएगा समझ में? जैसे ऐसे अंग जो जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो, कंपल्सरी हो, उसे कहेंगे प्राथमिक, और जो प्राथमिक के सहायक होने कहते हैं द्वितीयक। ठीक, जो प्राथमिक के क्या हो, सहायक हो, उन्हें कहते हैं द्वितीयक। तो एक होगा प्राथमिक, एक होगा द्वितीयक। तो जितने भी नर होते हैं, जितने भी नर होते हैं, उन नरों में एक प्राथमिक अंग होगा, एक द्वितीयक अंग होगा। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में, तो पुष्पीय पादपों में कुछ ऐसे ही ऑर्गन होते हैं, कुछ ऐसे ही ऑर्गन होंगे जिनमें मेल बिहेवियर पाया जाएगा। जैसे इसमें जब बात करेंगे हम नर युग्म की, तो नर युग्म में इसमें हमेशा पुष्पीय पादपों की बात करेंगे, तब पुष्पीय पादपों की बात करेंगे तो इसमें हमेशा आता है कौन आपका, तो परागकण। परागकण कौन आएगा, परागकण। अब परागकण की बात करेंगे तो परागकण किसके अंदर होता है, तो भाई पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर। अब इसके अंदर कैसे कैसे संरचना होती है उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मादा की बात करेंगे, तो मादा युग्म में आपको वर्तिका मिलेगी, वर्तिकाग्र मिलेगा, फिर अंडाशय मिलेगा, इस तरीके से मादा में होगा। तो जितना मैंने बताया जनन में, तो जनन में इतना जानना आपके लिए आवश्यक था। अब आगे देखेंगे कि लैंगिक जनन इस तरह से होगा। फिर अब हम देखेंगे पुष्पीय पादपों में, मतलब ऐसे पादप जिसमें क्या लगते हो, पुष्प लगते हो, उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। और जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं वो सभी आवृतबीजी होते हैं। ठीक, जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, आवृतबीजी होते हैं। अब ध्यान सुनना, जब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें पुष्प बनाना पड़ेगा। और जब पुष्प बनाएंगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले पुष्प बनाना सीखो।
सबसे पहले नीचे की तरफ एक छोटा सा ऐसे बनाएंगे, जिसे कहते हैं पुष्प वृंत। इसे क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। डंठल होता है पुष्प वृंत। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कटोरी जैसा जिसे कहेंगे पुष्पासन। पुष्पासन। अब इस पुष्पासन के बीच में से निकलेगा आपका ऐसे, ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से। इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के बीच में से पाइप आएगी, फिर इसको ऐसे राउंड राउंड कर लेगा। ठीक, फिर यहाँ से इस तरह से पंखुड़ी निकलेगी ऐसे, निकल जाएगा ऐसा। ठीक, ऐसा। फिर ये तो अब ये जो है इसे कहते हैं वायदल पुंज। वायदल पुंज। फिर इसके बाद ये आएगा अंतःदल पुंज। अंतःदल पुंज। ठीक, अब ये होगी आपकी वर्तिकाग्र। और ये होगी आपकी वर्तिका। तो अभी तक मैंने जो बनाया है ये पुष्प का कौन सा भाग है? तो यह पुष्प का मादा भाग है। इतना जो मैंने लिखा है ये सब का सब कैसा है? पुष्प का मादा भाग है। हालांकि ये सब सहायक होते हैं। अब ये सब कैसे है? पुष्प का मादा भाग। देखो पुष्प का मादा भाग कौन बनाएगा? एक ये और एक रहेगा अंडाशय। ये दो इधर और एक इधर, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? पुष्प का मादा भाग बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहीं से निकलेगी पतली संरचना, आगे चल के ऐसे बनता है। अब ये जो निकला हुआ डंठल है, ये जो निकला हुआ डंठल दिख रहा है, इसे कहते हैं पुतंतु। 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 अब इस पुतंतु के ऊपर ये जो ब्रैकेट जैसा दिख रहा है, ये वाला भाग, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश। ठीक, अब इस परागकोश के अंदर भरा होता है पराग कण। जैसे इस अंडाशय के अंदर भरा होता है अंडाणु। अंडाणु जैसे कहते हैं बीजाणु। ठीक, तो अब इतनी सी बात समझ लेना कि जब पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन की बात आएगी तो आपने लैंगिक जनन को समझ लिया। अब पुष्पीय पादपों में जब बात करेंगे तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अर्थ है कि जब इनमें जनन होगा तो इनमें दो अंग होंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। तो जब मेल गैमेट की बात करेंगे तो मेल गैमेट में इसमें कुछ ऑर्गन होंगे, कुछ अंग होंगे, जैसे कि इसमें आता है पुतंतु, परागकोश और परागकण। ठीक, तो जब परागकोश को तोड़ेंगे तो द्विपाली संरचना मिलेगी, उसको तोड़ेंगे तो लघु बीजाणुधानी मिलेगी, उसको तोड़ेंगे मातृकोशिका, उसके अंदर कैपिटल। ये सब बातें थोड़ी सी आगे चलेंगी। तो अब इसमें आगे की जो बात रहेगी वो आगे आएगी आपके, और यहाँ से जो क्लेरिफिकेशन है आपको चाहिए। तो जैसे चैप्टर का जो नाम है उसे मैंने क्लासिफाई किया। चैप्टर में लिखा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब ऐसा जनन जिनमें लिंगों की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। इसका मतलब इनमें दो लिंगों की आवश्यकता होगी। अब पुष्पों में दो लिंगों का मतलब क्या है? नर युग्म और मादा युग्म। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नर युग्म क्या है और मादा युग्म क्या है। तो पुष्पों में जब नर युग्म की बात करेंगे तो नर युग्म में कुछ चीजें आएंगी, जिसमें आपको पुतंतु को देखना पड़ेगा। पुतंतु, परागकोश और परागकण, ये तीन चीजें किसमें आती हैं? नर जननांग में आती हैं। मादा जननांग की बात करेंगे तो मादा जननांग में अंडाशय आएगा, वर्तिकाग्र आएगी और वर्तिका आएगा। ये तीन चीजें मिलकर पुष्प का मादा भाग बनाती हैं। तो पुष्प में जो लैंगिक शब्द लगा है उस लैंगिक को क्लैरिफाई करने के लिए इतनी चीजें चली हैं। जनन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, लेकिन उसके सामने अगर लैंगिक लग गया तो उसकी प्रक्रिया डिफाइन हो गई। अब प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता होगी। तो पुष्प में लैंगिक प्रजनन को पढ़ रहे थे, जनन को पढ़ रहे थे, इसलिए इसमें दो लिंग होंगे। अब दो लिंगों में एक होगा पुष्प का नर भाग और एक होगा पुष्प का मादा भाग। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, फिर बनेगा ये कौन बात नहीं, बार बार बनेगा चैप्टर में।
आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। देखो, जब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे तो मैंने बताया आपको कि इसमें एक नर भाग होता है, नर युग्म होता है, और एक मादा युग्मक होता है। एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक होता है। ठीक, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक होता है। अब देखो, जो नर युग्मक होता है इसका एक और नाम होता है पुमंग, पुमंग, उसका नाम होता है जयांग, और उसी का एक नाम और होगा पुंकेसर, पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर, एक होता है स्त्री केसर। ठीक है, देखो जितनी चीजें आपको जाननी थी, बेसिक थी, शायद मैंने आपको सबको बता दिया। कंफ्यूजन आपको बताइएगा, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। तो नर युग्म जो होगा, नर युग्म इसका एक नाम होता है पुमंग, किसी का एक नाम होता है पुंकेसर। मादा युग्म का एक नाम होता है जयांग, और जयांग का एक नाम होता है स्त्रीकेसर। देखो, पुमंग में कुछ अंग आएंगे, जैसे आता है पुतंतु, पुतंतु, और परागकोश, फिर इसी के बाद आएगा परागकण, परागकण, ये मेन चीज होती है, यही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। अब स्त्री केसर में बात करेंगे तो स्त्री केसर में तीन चीजें इसमें भी होती हैं, एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र, और एक होता है अंडाशय। इतनी जो चीजें होती हैं वो स्त्री केसर बनाती हैं। अब इसी को एक एक करके पढ़ना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बताइएगा कैसा रहा फीडबैक, उसके बाद मैं थोड़ा सा और मेहनत करके इसको और बेहतर से करना चाहूँगा। धन्यवाद।